सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। नैना देवी नगर परिषद ने वर्ष 2014-15 को लेकर बजट पास किया। इस बजट में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था के साथ साथ ग्रीन पार्कों की व्यवस्था की जाएगी। इस बजट बैठक का आयोजन नैना देवी नगर परिषद कार्यालय में किया गया, जिसकी अध्यक्षता नैना देवी नगर परिषद अध्यक्ष मनीष शर्मा ने की। नैना देवी नगर परिषद ने वर्ष 2014-15 को लेकर किया बजट पास। वहीं इस बजट में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था, ग्रीन पार्कों की व्यवस्था की जाएगी। इस बजट बैठक का आयोजन नैना देवी नगर परिषद कार्यालय में किया गया और बैठक की अध्यक्षता मनीष शर्मा ने की। इस बैठक में नैना देवी नगर परिषद का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। वहीं नैना देवी बजट की बात करें तो कुल बजट 4 करोड़ 14 लाख है, जबकि कुल खर्च लगभग 4 करोड़ है। इसके अलावा नैना देवी शहर की गलियों की रोशनी के लिए 7 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि नैना देवी में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और शहर की साफ सफाई व्यवस्था हेतु 17 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पेयजल व्यवस्था पर 3,20,000 का प्रावधान किया गया है। वहीं बात करें सबसे महत्वपूर्ण कार्य की, तो पहाड़ों पर स्थित इस पावन पवित्र शहर के विकासात्मक कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज नगर परिषद नैना देवी में बजट के ऊपर बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति के साथ 4 करोड़ 13 लाख 74,583 रुपये का बजट सर्वसम्मति से पास किया गया। इसमें स्थापना के ऊपर 43,28,950 रुपये, गलियों की रोशनी के लिए 7 लाख, सफाई व्यवस्था के लिए 17 लाख, पेयजल व्यवस्था के लिए 3,20,000 रुपये और विकासात्मक कार्य 2 करोड़ 99,18,000 रुपये। आकस्मिक व्यय 22,98,000 रुपये सर्वसम्मति से पारित किए गए। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। हमीरपुर सब जेल से रविवार शाम को 5 कैदी जेल प्रशासन को चकमा देकर दीवार फांदकर फरार हो गए। ये पांचों कैदी अलग अलग 5 जिलों से संबंध रखने वाले हैं। पुलिस ने इन पांचों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। कैदियों को पकड़ने के लिए हमीरपुर जिला के साथ लगती सीमाएं सील कर दी गई है और जगह जगह पर नाकाबंदी कर तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक इन पांचों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। हमीरपुर सब जेल से रविवार शाम को 5 कैदी जेल प्रशासन को चकमा देकर दीवार फांदकर फरार हो गए। यह पांचों कैदी अलग अलग 5 जिलों से संबंध रखने वाले हैं। पुलिस ने इन पांचों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। कैदियों को पकड़ने के लिए हमीरपुर जिला के साथ लगती सीमाएं सील कर दी गई है और जगह जगह नाकाबंदी करके तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक इन पांचों का कोई सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। फरार हुए कैदियों में मंडी जिला का अवनीश कुमार, ऊना जिला का कर्मजीत, चंबा का बंशीलाल, कांगड़ा का विक्की और हमीरपुर शेर मोहम्मद शामिल हैं। इसमें से 2 कैदियों पर हत्या का मामला चल रहा है और एक कैदी दुष्कर्म का आरोपी व एक डकैती व एक चरस तस्करी के मामले में संलिप्त है। अंडर ट्रायल ये सभी कैदी पिछले 1 साल से जेल में हैं। वहीं जांच पर पहुंचे हमीरपुर डीएसपी लालमन ने अपनी पूरी टीम के साथ जेल परिसर का निरीक्षण किया और जिस स्थान से दीवार फांदकर ये कैदी भागे हैं वहां पर भी जाकर गहनता से छानबीन की। लालमन ने कहा कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 223, 224 के तहत मामला दर्ज कर इन पांचों कैदियों की तलाश तेजी कर जारी कर दी है। ये कल शाम को पुलिस को सूचना मिली कि जेल में जब बंदी के दौरान 5 कैदी कम पाए गए हैं, जिस पर पुलिस ने मौका पे आई और पाया कि 5 कैदी जो जेल अथॉरिटीज़ के मुताबिक 5 कैदी कम हैं, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उनकी खोज के लिए जगह जगह नाके लगाए हैं तथा संभावित ठिकानों पे पुलिस फोर्स भेजी है। सब किस धारा के अंतर्गत केस दर्ज किया गया इसमें 223 और 224 आईपीसी के अंतर्गत मामला सदर में दर्ज हुआ है।
और सर किस तरह की पुलिस कार्रवाई कर रही है, पकड़ने के लिए क्या क्या एफर्ट्स कर रही है, कहाँ कहाँ टीम्स ये भेजी है? कल शाम को जैसे ही सूचना मिली थी वैसे ही हमने जगह जगह नाके लगा लिए थे। अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो भी एग्जिट पॉइंट्स थे वहाँ पर नाके लगा दिए और सख्त हिदायत की सभी गाड़ियों को चेक किया जाए। और ऑल हिमाचल में जहाँ जहाँ से ये संबंध रखते हैं कैदी, वहाँ की पुलिस को सूचित करके इनके घर के आसपास और संभावित ठिकानों पे दबिश देने के हिदायत की। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। सोलन के बागवानी विश्वविद्यालय नौणी में फीस वृद्धि को लेकर एमएससी के छात्र का अनशन 5वें दिन भी जारी है। अंजल त्याग कर विश्वविद्यालय के व्यवसायीकरण पर अंकुश लगाने का प्रयास छात्र ललित द्वारा किया जा रहा है। सोलन की बागवानी विश्वविद्यालय नौणी में फीस वृद्धि को लेकर एमएससी के छात्र का अनशन 5वें दिन भी जारी है। अंजल त्याग कर विद्यालय में व्यवसायीकरण पर अंकुश लगाने का प्रयास छात्र ललित द्वारा किया जा रहा है। इस मुहिम में और छात्र भी ललित का साथ देना चाहते हैं, लेकिन उन पर विश्वविद्यालय के गाइड्स द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते छात्र पर्दे के पीछे रहकर छात्र मनोबल बढ़ाने में लगे हैं। ललित का कहना है कि जब वह 6 तारीख को अनशन पर बैठा था तो प्रशासन ने उसे फीस मुआफ़ी का वायदा कर अनशन से उठा दिया था, लेकिन उस वायदे को पूरा नहीं किया गया, जिस पर ललित ने प्रशासन के खिलाफ 420 धारा के अंतर्गत कार्यवाही की मांग की है। इस मौके पर ललित ने कहा कि 2010-2011 में उसकी फीस महज 10,000 रुपये थे, जिसे बढ़ाकर 56,000 कर दिया गया है, जो सरासर गलत है। फीस की वृद्धि सन 2011 में अतिरिक्त सेमेस्टर वाले छात्रों से मात्र महज 10-12 हजार रुपये ली जाती थी, परंतु वहीं एक साल पश्चात 2012 वाले छात्रों से वही फीस बढ़ाकर अतिरिक्त सेमेस्टर में 56,925 रुपये कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मेरे अनशन तोड़ने के लिए मुझे झूठे आश्वासन दिया गया और मेरी फीस की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके पश्चात मुझे पुनः 8 तारीख को आकर 12 बजे से फिर अमरण अनशन बैठना पड़ा और आज दिनांक 9 तारीख तक मैं अभी भी अमरण अनशन पर ही हूँ। जब तक इस शरीर में प्राण है मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। इस स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा मेरे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की गई है। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य शासन से यह मांग करूंगा कि इस विश्वविद्यालय पर 420 का मुकदमा दायर किया जाए। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप और सोम मेहता की रिपोर्ट। अखिल भारतीय हरिजन लीग द्वारा सोलन जिला के अर्की उपमंडल के काथला गांव में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें संस्था के प्रदेशाध्यक्ष किशोरीलाल कौंडल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर कचनार का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वन महोत्सव के लिए वन विभाग ने 200 पौधे सहयोग के रूप में प्रदान किए। अखिल भारतीय हरिजन लीग द्वारा सोलन जिला के अर्की उपमंडल के काथला गांव में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें संस्था के प्रदेशाध्यक्ष किशोरीलाल कौंडल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर कचनार का पौधा लगाकर कार्यक्रम को आरंभ किया। वन महोत्सव के लिए वन विभाग ने 200 पौधे सहयोग के रूप में प्रदान किए। अखिल भारतीय हरिजन लीग के प्रदेशाध्यक्ष किशोरी लाल कौंडल ने वन महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज देश का पर्यावरण संतुलन काफ़ी बिगड़ गया है, जिसको अगर समय रहते नहीं बचाया गया तो हमारी आने वाली अगली पीढ़ी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अर्की तहसील के अंतर्गत गांव काथला में वन महोत्सव का कार्यक्रम रखा था हमारी संस्था ने, तो हमने वो बड़ी धूमधाम से मनाया। मैं ये सभी लोगों से रिक्वेस्ट की कि पौधे बहुत ज़रूरी हैं स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, और यदि पौधे नहीं हैं तो हमारा जीवन जो है वो शून्य हो जाएगा। बिना पौधों के कोई चीज़ नहीं है। सब लोगों को एक एक पौधा जो है वो कंपलसरी लगाना चाहिए, और पौधा लगाना ही लाजमी नहीं है, पौधे की देखभाल जो है वो सबसे बड़ी बात है। अगर हम पौधा लगा देते हैं और उसकी देखभाल नहीं करते तो वो बहुत बुरी बात है। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के वासियों को निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सारे हिमाचल के लोग जो हैं अगर एक एक पौधा लगाएं तो हमारा देश जो है, हमारा प्रदेश जो है वो बहुत हरा भरा रहेगा और हमें किसी प्रकार का पर्यावरण में हमारी कोई कमी नहीं रहेगी। सिटी चैनल के लिए अर्की से अजीत कौशल और सोम मेहता की रिपोर्ट।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने सोमवार को कंडाघाट के श्रीनगर स्थित राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ललिता मंदिर में जाकर मां की पूजा अर्चना की व मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान कौल सिंह ठाकुर ने मंदिर के आश्रम में आए जगतगुरु शंकराचार्य माधवा आश्रम का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा व सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकार इनको प्राथमिकता दे रही है। पहुंचने के बाद स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने श्रीनगर स्थित राज राजेश्वरी त्रिपुरी सुंदरी ललिता मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की व मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंत्री के मंदिर में पहुंचने पर मंदिर कमेटी के सदस्यों ने मंत्री का फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हरमिंद्र ठाकुर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा व सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी सरकार उनको प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही अच्छी हैं और प्रदेश में ये सेवाएं और अच्छी हों, इसमें सुधार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में हमारी सरकार ने लगभग 442 डॉक्टरों की नियुक्तियां दी है, जिनमें 56 डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं। प्रदेश में बहुत से पद खाली थे। उन्होंने कहा कि स्टाफ नर्सों में 350 पद अभी भरे जा रहे हैं, 130 पद फार्मासिस्ट व 100 पद लैब टेक्नीशियंस के पदों को भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 सालों के अंतर प्रदेश में 3 जगहों में चंबा, हमीरपुर व सिरमौर में मेडिकल कॉलेज को शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी सरकार इसको प्राथमिकता दे रही है। हिमाचल की स्वास्थ्य सेवाएं ऐसे अच्छी हैं, लेकिन उसमें और सुधार करने की ज़रूरत है, जो हम कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल में हमने लगभग 422 डॉक्टरों को नियुक्तियां दी है, जिसमें 56 डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो है हमने हिमाचल प्रदेश में लगाए हैं। यहाँ बहुत से पद खाली थे। स्टाफ नर्सिस के 350 पद जो है अभी भरे जा रहे हैं। अभी सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू हुई। 130 पद जो है फार्मासिस्टों के और 100 पद जो है लैब टेक्नीशियन के, बाकी कुछ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट वगैरह के पद जो है उनको भरा जा रहा है। हम नए नए स्वास्थ्य संस्थाएं खोल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में खोल रहे हैं, क्योंकि 90% लोग गाँव में रहते हैं और सिर्फ 10% लोग शहरों में रहते हैं। तो गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना जो है सरकार का प्रथम कर्तव्य है और दूसरा में हम कदम उठा रहे हैं, ताकि ग्रामीण के लोगों को छोटी छोटी बीमारी के लिए शहर में ना आना पड़े। हमने लगभग 25 प्राइमरी हेल्थ सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हैं और 9 प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो 6 बिस्तरों के थे उनका दर्जा बढ़ा के 30 बिस्तरों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किया है। 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो 30 बिस्तरों के थे उनको 50 बिस्तरों में हमने बदला है। तो हमारी कोशिश है कि जहाँ भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कोई पद जो है डॉक्टर का खाली ना रहे, डॉक्टर उपलब्ध किए जाएँ। और जैनिक दवाइयाँ हम जो है हर हॉस्पिटल में अब उपलब्ध करा रहे हैं और मुफ्त जो है मरीजों को दे रहे हैं। इस तरह से हमने काफ़ी सुधार किया। 3 नए मेडिकल कॉलेज हमने पिछली यूपीए सरकार थी, श्री गुलाम नबी आज़ाद जी जो है स्वास्थ्य मंत्री थे, हमने उनसे मंजूर कराए हैं और अगले 3 साल के अंदर अंदर हम तीनों मेडिकल कॉलेज को भी शुरू करेंगे। एक चंबा में खुल रहा है, एक हमीरपुर में और एक हमारे सिरमौर में खुल रहा है। 2 कैंसर हॉस्पिटल हमने मंजूर कराया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक मंडी में खुलेगा और शिमला का जो हमारा कैंसर हॉस्पिटल है उसको सुदृढ़ किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। इसी तरह 3 जो है मातृ एवं शिशु हॉस्पिटल 100 बिस्तरों के, एक शिमला कमला नेहरू हॉस्पिटल में काम शुरू हो गया, एक मंडी में खुल रहा है और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में खोल रहे हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी इसमें सुधार कर रहे हैं। अब हमारी कोशिश है कि एक एम्स दर्जे का हॉस्पिटल जो है हिमाचल प्रदेश में खोला जाए, ताकि लोगों को किसी भी बीमारी के लिए पीजीआई चंडीगढ़ या दिल्ली न जाना पड़े। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा और सोम मेहता की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने न्यू शिमला में प्रदेश के प्रथम महिला पुलिस थाने का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश पुलिस विभाग के लिए ये एक और उपलब्धि है। उन्होंने प्रदेश में प्रथम महिला पुलिस थाना खोलने के लिए पुलिस विभाग को बधाई दी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने न्यू शिमला में प्रदेश के प्रथम महिला पुलिस थाने का लोकार्पण किया। इस मौके पर वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से और महिला पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। महिला पुलिस थाने स्थापित होने से महिलाओं को बिना किसी परेशानी के अपनी शिकायत महिला पुलिस कर्मियों को बताने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला और पुरुष की बराबरी में विश्वास रखती है और सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला और पुरुष की बराबरी में विश्वास रखती है और सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं शिक्षित एवं जागरूक है और हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि न्यू शिमला तेजी से विकसित होकर आधुनिक शहर बन गया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे पार्कों तथा खाली पड़ी जगहों का रखरखाव सुनिश्चित बनाएं और अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखें। ये एक पहला थाना है और अन्य जिलों में भी शने शने इस प्रकार की महिला पुलिस थाने जो है वो बनाए जाएंगे। महिलाओं को जो सुरक्षा की बात ही नहीं है। कई जगह जो घरेलू झगड़े होते हैं उनको भी यहाँ निपटाने की कोशिश की जाती है। सर, एक और झगड़े की आपने बात की, एक और झगड़ा सीमा पे भी रिपोर्ट हुआ है आज की, चाइना के साथ कुछ कोई खटपट हुई है। अभी ये कंफर्म नहीं है, हमें सूचना मिली है और भारत सरकार भी क्योंकि ये जानकारी में भी है ये, और इसका जो कदम है जो भारत सरकार चाहेगी उसके मुताबिक होगा। So will you be raising it to the union government, sir? In fact, the Minister of State for Defence was a short while ago he was trying to contact me on phone. तो अभी मैं यहाँ आ गया तो वापिस जाऊँगा, उससे मैं बातचीत करूँगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि क्षेत्र में आवश्यक कार्यों के लिए समुचित धन उपलब्ध करवाया जाएगा और हाल ही में खोली गई पुलिस चौकी के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1,60,000 रुपए का चेक अंशदान के रूप में भेंट किया। इससे पूर्व स्थानीय पार्षद दीपक रोहाल ने मुख्यमंत्री एवं गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत एवं सम्मान किया। पुलिस महानिरीक्षक सतवंत अटवाल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने शहरवासियों के लिए महिला पुलिस थाना आरंभ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स, शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुधीर शर्मा, स्थानीय विधायक अनिरुद्ध सिंह, नगर निगम शिमला के महापौर संजय चौहान, उप महापौर टिकेंद्र पंवर, प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जैनब चंदेल, नगर निगम शिमला के पार्षदगण, मुख्य सचिव पी मित्रा, उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। सिरचरण के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में एनएसयूआई द्वारा ब्लैक डे मनाया गया। इस मौके पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और एसएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैंपस अध्यक्ष पूजा ठाकुर ने बताया कि एनएसयूआई कार्यकर्ता नासिर खान की 26वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। उन्होंने कहा कि 26 वर्ष पूर्व एसएफआई कार्यकर्ताओं ने नासिर खान पर हमला किया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी और एनएसयूआई तब से इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाती है। उन्होंने कहा कि एसएफआई द्वारा लगातार कॉलेजों में गुंडागर्दी का माहौल बनाया जा रहा है और उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। आज जो कॉलेज में प्रोटेस्ट हुआ और हमारा कैंडल मार्च या पीसफुल कैंडल मार्च हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि आज एनएसयूआई का ब्लैक डे भी है और 26 नासिर खान 26 डेथ एनिवर्सरी है। उस चीज़ पे हमने पीसफुल कैंडल मार्च किया और एसएफआई के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, क्योंकि नासिर खान की जो मृत्यु हुई थी वो एसएफआई के कुछ लोगों ने उन पर हमला किया था, वो इस वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। तो एनएसयूआई 11 अगस्त को अपना ब्लैक डे मनाता है। सिरचरण के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।
लारजी हादसे की आज कोर्ट में सुनवाई होने के चलते एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा ने कहा कि इस मामले में सरकार द्वारा स्टेटस रिपोर्ट 2-3 दिन में दर्ज करवा दी जाएगी। इस मामले में जांच अधिकारियों ने अपनी अब तक की रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें सामने आया है कि 25 शव बरामद हुए हैं, जिनमें से 23 शवों की शिनाख्त हो गई है और उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि 2 शवों की शिनाख्त होनी अभी बाकी है, जो डीएनए टेस्ट के माध्यम से ही संभव हो पाएगी। उन्होंने कहा कि आज कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि प्रोजेक्ट और कॉलेज द्वारा जो राशि दी गई है उसे जल्द ही छात्रों के अकाउंट में जमा करवाया जाए। आज स्टेटस रिपोर्ट सरकार की तरफ से जो दायर होनी थी उसके लिए हमने 1-2 दिन में वो दायर कर देंगे। कोर्ट को ये बताया गया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट जो आज तक की है वो तैयार की है। मेन जो मुद्दे आए, अब तक 25 बॉडीज़ रिकवर हुई है। 23 बॉडीज़ हमारे मुताबिक आइडेंटिफाई हो गई थी और वो उनके पेरेंट्स या अभिभावकों को सबको भेज दी गई, संभाल दी गई थी। इसके अलावा जो 2 बॉडीज़ अनआइडेंटिफाइड है उसके लिए एक मात्र तरीका है डीएनए टेस्ट। उसके लिए हमने सैंपल के लिए वहाँ पर भी अपनी टीम भेजी थी और उनको ब्लड टेस्ट या दूसरी चीज़ें जो करनी थी, जो एक तरीका है उसको करने का, वो करने के लिए कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जुनगा जो हमारी लेबॉर्ट्री है वहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम आइडेंटिफाई करें। जैसे ही उसकी भी खबर चल जाएगी तो पॉसिबली हम ये भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आज एक कोर्ट का ऑर्डर जो हुआ है, जितना पैसा जमा हुआ है इसमें प्रोजेक्ट की तरफ से और कॉलेज की तरफ से, जो इस कोर्ट में जमा हुआ है, कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि जो इन्होंने बैंक अकाउंट्स कॉलेज के थ्रू कोर्ट को दिए हैं उन अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये पैसा है 5-5 लाख जो 2.5 लाख प्रोजेक्ट वालों ने देना था, 2.5 लाख कॉलेज वालों ने देना था। इसके अलावा हमने ये भी पॉइंट आउट किया है कि 1.5 लाख रुपया जो सरकार की तरफ से अलग से हमने दिया है वो उनको डायरेक्टली दे दिया गया है, जो कि कोर्ट ऑर्डर के अलावा है। इसके अलावा कॉलेज अथॉरिटीज़ अपना क्लेम करती है कि उन्होंने कुछ पेमेंट करी है। अब अगली तारीख जो है 15 सितंबर की पड़ेगी, उसमें अब आगे की कार्रवाई क्या होती है ये उस पर निर्धारित होगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चौथे दिन भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टी भाजपा ने सदन में हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने राज्य के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए इस बारे में सदन में चर्चा की मांग की, जिस पर स्पीकर द्वारा अनुमति न मिलने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। वहीं विपक्ष के इस कदम की राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक बार फिर से कड़े शब्दों में निंदा की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामेपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बगीचों से होने वाली कमाई को लेकर सदन में चर्चा करने की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने मामला अदालत में लंबित होने का हवाला देकर चर्चा की अनुमति नहीं दी। इस पर भाजपा के विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं प्रतिपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने भाजपा का रुख साफ करते हुए कहा कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहेगी, और वो भी तब जब राज्य के मुख्यमंत्री पर ऐसे आरोप लगे हों। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से स्पष्ट मत रहा है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय को हमारे मुख्य सचेतक श्री सुरेश भारद्वाज ने हाउस में बताया कि हमारी चर्चा को तो आप अलाउ नहीं करते, लेकिन उसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री को बयान देने की इजाज़त उसी दिन दे देते हो। और क्वेश्चन आवर क्या आपने सस्पेंड किया था उस दिन जो उनको अलाउ किया? वो क्वेश्चन तो उन्होंने करवाया नहीं उस दिन। सब जुडिस की बात भी अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, हमने आज ये प्रश्न खड़ा किया है कि सारे मीडिया में डिटेल छप रही है। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया और भारत पंजाब केसरी में
डिटेल छपी है, इनकम टैक्स ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, जो हमने मुद्दा बजट सेशन में उठाया था कि एक व्यक्ति का 300 बीघा का बाग है, उसकी आमदन 30 लाख होती है, दूसरे का 237 बीघा का है, उसकी आमदन 24 लाख होती है, 105 बीघे का श्री वीरभद्र सिंह का बागीचा है, उसकी आमदन 1.5 करोड़ होती है। इनकम टैक्स ने भी कहा कि हमने हॉर्टिकल्चर को पूछा, हॉर्टिकल्चर वाले कहते हैं कि इतनी आमदन नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम भी करो तो भी इतनी नहीं हो सकती। फिर आज पंजाब केसरी के फ्रंट पेज पर है कि स्कूटरों पर, टैंकर्स पर, सेंटरों पर सेब ढोए गए और 4 नंबर ऐसे गाड़ियों के दिए गए जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर इशू ही नहीं हुआ है। तो कौन सी गाड़ियाँ, मतलब सारा काम फेक हुआ। धुलाई का किसने काम किया, लदाई का किसने काम किया, किस कंपनी को बेचा, ये सारे मुद्दे डिटेल्स इनकम टैक्स के ऑर्डर में आ गई है। और अखबार ने लिखा है वी हैव एक्सेस्ड दी इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऑर्डर। तो मतलब ये सब्सिडीज की बात कह के जो स्कीम्स के ये टाल रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि माननीय अध्यक्ष महोदय को जो निष्पक्ष होकर हाउस चलाना चाहिए, वो इस बात को सब्सिडीज कह के टाल रहे हैं। उधर विपक्ष के इस कदम को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सदन की तौहीन करार दिया। वीरभद्र सिंह का कहना है कि विपक्ष का अपने आरोपों पर सरकार से जवाब मांगने का तरीका सही नहीं है और विपक्ष सिर्फ सदन की कार्यवाही में खलल डालना चाहता है। वहीं लोकायुक्त में संशोधन संबंधी बिल को वापस लिए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकायुक्त में संशोधन सुझाव के लिए इसे प्रवर समिति को भेजा जाएगा। एक संवाददाता जिसने ये छापा है, मैंने से पूछा ये कैसे छापा, हम तो कुरियर से आया। मैं कहा ये तो नया तरीका है, अगर भारत सरकार ने कुछ कहना हो तो वो प्रेस इंफॉर्मेशन उसको शाया करता है। यानी आपके नाम से, वोट बार के नाम से कुरियर के द्वारा आया, जिसमें बड़ा बात है ये झूठी है और किसी मेरे जानता हूँ किसने ये भेजे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। कैमरा साइड पहले उन्होंने बताया हम इस बात को आप बिल्कुल कैमरा नीचे ये वांट टू डिस्टर्ब वो आना चाहे आके बैठे कोई सर। ये जो सरकार की तरफ से पहल की जा रही है डेवलप सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कि आप बोलो सर ये बिल नहीं आएंगे, हम बिल पास करेंगे, हमारे पास बहुमत है, हम बिल पास करेंगे। सर ये जो विधेयक वापस लिया गया किस कारण से? ये दो सर कैमरे की तरफ से। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में विपक्ष लोकतंत्र की भूमिका निभाने में नाकाम रहा है, क्योंकि विपक्ष ने विधानसभा में पहले ही दिन से हंगामा करना शुरू कर दिया था और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग करते रहे। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने सोमवार को कंडाघाट में ये बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल भाजपा विधानसभा की कार्यवाही को आगे नहीं चलने दे रहा है, जबकि विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में काफी महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, और विपक्ष ही सरकार को टोक रखता है। सरकार की विफलताओं को, सरकार की नाकामियों को विपक्ष जो है सदन के माध्यम से उजागर करता है। लेकिन विपक्ष जो है वो लोकतंत्र की भूमिका निभाने में नाकामयाब रहा है, क्योंकि हर पहले दिन से ही उन्होंने विधानसभा में शोर मचाना शुरू कर दिया है। वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो विपक्ष की भूमिका निभाएं और जो सरकार की कमियां हैं अपने प्रश्न के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, कॉलिंग अटेंशन के माध्यम से जो भी हथियार उनके पास लोकतंत्र में उपलब्ध है उसका फायदा उठाएं और विधानसभा में कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।
सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।